नमस्कार। इसके पहले वाले मैंने अपने जो लेक्चर्स दिए थे उसमें हम लोगों ने एटम के अंदर पाए जाने वाले विभिन्न डीजेनरेट एनर्जी लेवल के बारे में बात किया था। अब हम समझते हैं कि जब उस मैटर पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन टकराते हैं, मैंने बताया कि स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमारा मेन टूल्स जो है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जिसकी स्टडी के द्वारा ही उस एटम के स्ट्रक्चर के बारे में हमको जानकारी मिलती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है? जैसा कि स्पष्ट है कि यह एक एनर्जी है जो कि लाइट फॉर्म में है और इसमें अलग अलग वेवलेंथ यानी अलग अलग एनर्जी की रेडिएशन होती है। इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी होते हैं और मैग्नेटिक फील्ड भी होते हैं। इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को हम मुख्य रूप से इन भागों में बांट सकते हैं। पहला गामा रेज, दूसरा एक्स रे, तीसरा यूवी एंड विजिबल रेज, चौथा होता है इंफ्रारेड यानी आईआर, पांचवा है माइक्रोवेव्स और छठवां है रेडियो वेव्स या रेडियो फ्रीक्वेंसी। गामा रेज एक ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है जिसकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा होती है, यानी इसका वेवलेंथ तरंग दैर्ध्य बहुत छोटा होता है। इसमें इतनी अधिक एनर्जी होती है कि जब किसी एटम में हम इस रेस को डालते हैं तो वह उसके न्यूक्लियस को पेनिट्रेट कर देता है। इसलिए इस गामा रेस का उपयोग हम स्पेक्ट्रोस्कोपी में नहीं करते हैं। एक्सरे की बात करें तो एक्सरे में भी बहुत अधिक एनर्जी होती है और जब किसी एटम में हम एक्सरे को डालते हैं तो एक्सरे न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल के इलेक्ट्रॉन होते हैं जो न्यूक्लियस के पास होते हैं, एटम के अंदर वाले इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर लेता है। इसलिए जनरली एक्सरे का भी यूज़ हम स्पेक्ट्रोस्कोपी में नहीं कर रहे हैं। यूवी और विजिबल रेंज की हम लाइट देखें तो अल्ट्रावायलेट और विजिबल क्षेत्र की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है उसमें इतनी ऊर्जा होती है कि जब किसी एटम में हम डालते हैं तो यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन उनके इलेक्ट्रॉन को एक इलेक्ट्रॉनिक स्टेट से एक्साइटेड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट तक पहुंचा देती है, यानी उनमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कर देती है। इलेक्ट्रॉन को लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल की ओर ले जाती है। इसी प्रकार यूवी और विजिबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के द्वारा जो स्पेक्ट्रम मिलता है हम उसको यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं, अर्थात ऐसा स्पेक्ट्रोस्कोपी जिसमें यूवी और विजिबल रेंज की लाइट का उपयोग किया जाए और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के द्वारा जो इंटरेक्शन की स्टडी हम करते हैं वह हमें यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंतर्गत पढ़ा जाता है। इसके बाद आता है इंफ्रारेड यानी आईआर रेंज की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये यूवी या आईआर रेंज की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऐसी रेडिएशन होती है कि जब इस रेडिएशन को हम किसी में डालते हैं तो यह उस एटम के वाइब्रेशनल ट्रांजिशन एनर्जी लेवल में परिवर्तन करता है, अर्थात ट्रांजिट करता है। इलेक्ट्रॉन को एक वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल से एक्साइटेड वाइब्रेशनल एनर्जी की ओर ले जाता है। इस लेवल की या इस रेंज की लाइट का अध्ययन हम जिस स्पेक्ट्रोस्कोपी में करते हैं उसको हम आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं, जो मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉन के वाइब्रेशनल ट्रांजिशन पर निर्भर करता है। अगला है माइक्रोवेव्स। इस मैग्नेटिक रेडिएशन होती हैं उनमें इतनी ऊर्जा होती है कि उस एटम के अंदर रोटेशनल ट्रांजिशन कराने में समर्थ होती है, यानी इनके एब्जॉर्प्शन से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक रोटेशनल ट्रांजिशन स्टेट से दूसरे में जाते हैं, एक रोटेशनल एनर्जी लेवल से दूसरे रोटेशनल एनर्जी तक जाते हैं। इसलिए इस इंटरेक्शन की स्टडी हम जिस स्पेक्ट्रोस्कोपी में करते हैं वह माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाती है। और लास्ट होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी या रेडियो वेव्स। ये ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है जिसकी एनर्जी बहुत ही कम होती है, इसलिए ना तो ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कराने में समर्थ है, ना वाइब्रेशनल और ना रोटेशनल। यह केवल न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाले प्रोटॉन के फ्लिपिंग में, प्रोटॉन के एक मैग्नेटिक लेवल से दूसरे, जिसको कि हम फ्लिपिंग ऑफ प्रोटॉन्स कहते हैं, उसको करने में समर्थ है।
और इस प्रकार की स्टडी हम जिस स्पेक्ट्रोस्कोपी में करते हैं उसको हम न्यूक्लियर मैग्नेटिक रिजोनेंस या NMR कहते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एनर्जी के आधार पर उन एटम्स के अंदर होने वाले जितने ट्रांजिशन होते हैं उस आधार पे हम UV स्पेक्ट्रोस्कोपी, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी और हम NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी का अध्ययन करते हैं। इसके अलावा मास स्पेक्ट्रोस्कोपी है। इन सभी स्पेक्ट्रोस्कोपी के अध्ययन के द्वारा हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर को बहुत आसानी से और बहुत एक्यूरेसी के साथ ज्ञात कर सकते हैं। अगले लेक्चर में मैं NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में उसके जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं उनको मैं डील करूँगा।